नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल के वीडियो के बाद जैसा रिस्पांस आप लोगों का मिला, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। हालांकि कम बच्चों का रिस्पांस मिला, जिनमें से अमन, श्रेया, दीपक और उपमा, इतने बच्चों का रिस्पांस मुझे मिला। खुशी इस बात की हुई बच्चों की, मुझे अब लगने लगा कि जो प्रयास मैं शुरू से करता आ रहा था कि आप खुद से किसी भी चीज़ की थ्योरी लिखना अपने अंदर डेवलप कर लें, वो अब धीरे धीरे आपके अंदर होने लगा है ना। तो अच्छा, अभी भी क्या थोड़ी थोड़ी कमियां आपके अंदर होती हैं, थ्योरी उतनी सटीक आप नहीं लिख पा रहे हो जैसा होना चाहिए, वो बहुत ही माइनर सी कमी है। ये जितना ज़्यादा आप अपने से लिखने का अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा अपने आप सटीक होता जाएगा। जैसे जब आप एक बार इसका आंसर लिखे, फिर उसे 2-3 दिन बाद जब आप दोबारा देखिए, तो जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि अरे यार, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिस्टेक किया हूँ, इसे सुधारना चाहिए और अच्छे से मुझे बनाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक मज़ेदार बात बताते हैं। अगर मान लीजिए थ्योरी हम लिखवाते हैं और आप उस थ्योरी को याद कर लेते हो, तो जब यहाँ की कॉपियाँ जाएंगी तो उस सभी की सीरीज में, जैसे 10 बच्चे लगातार मेरे पढ़ाए हुए हैं, तो सभी की सीरीज में क्या होगा, सेम थ्योरी लिखी हुई मिलेगी। तब चेक करने वाले के मन में कहीं ना कहीं संभावना ये बन सकती है कि हो ना हो ये लोग नकल कर दिए हैं या कुछ ऐसा है। पर जब आप थोड़ा बहुत अपने सोचकर उसमें डेवलप करके खुद से कुछ न कुछ बदल कर लिखते हो, तो बिल्कुल जांचने वाला ये समझ जाता है कि बच्चा समझदार है, अच्छे से समझ कर पढ़ा है, इसीलिए अपने से थ्योरी बना रहा है, और वो प्रसन्न होकर आपकी स्कोरिंग और भी अच्छी कर देता है। मतलब उसके मन में ये बन जाता है कि अच्छा बच्चा है ऐसा करके, तो स्कोरिंग अपने आप कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ऐसा ही स्टडी पढ़ने का तरीका अपना जारी रखिए। मैं रेगुलर आपको होमवर्क देता रहूँगा, आप मुझे भेजते रहिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के लिए मैं कल भी आपसे बोल चुका था कि मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, ऐसा व्यंजक बताऊंगा। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 12th की दृष्टि से, कंपटीशन लेवल की भी दृष्टि से, तो इसे अच्छे से देखते हैं। तो जब भी किसी संधारित्र की धारिता हमें निकालनी होगी तो हम बेसिक 3 स्टेप का फॉलो करेंगे, है ना। देखिए, सवाल कोई भी सॉल्व करना हो उसके लिए पहला स्टेप तो यही होता है कि चित्र बनाइए और इसकी थ्योरी लिखिए। तो ये आप करोगे ही करोगे, पर उस थ्योरी लिखने के बाद हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा जो होगा वो होगा दोनों चालकों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अब इसमें कोई भी बंधन नहीं है आपके पास कि आप किस प्रमेय का, किस थ्योरी का यूज करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे। ठीक ना। चाहो तो गॉस प्रमेय का यूज करके ज्ञात कर लो, जो कि बहुत आसान पड़ेगा, सबसे आसान यही पड़ेगा, या फिर चाहो तो किसी भी अन्य विधि से जिससे आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे उससे ज्ञात कर लो। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा, लिखा भी है यहाँ पे कि दोनों प्लेटों के मध्य, भाई संधारित्र होगा तो 2 प्लेटें पास पास जरूर होंगी, वो भी विपरीत आवेशित। तो पहले दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, जब तीव्रता मिल गई तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था, विभव V बराबर E इंटू डी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। तो इसमें निकाले गए E का मान आप प्लेस करके विभव V का मान कैलकुलेट कर लीजिए। और जब आपको विभव भी मिल जाएगा तो बड़ा ही आसान है, धारिता की परिभाषा से C बराबर Q अपान V। इसमें विभव का जो भी मान आया है उसे आप रख दीजिए, जो कटे पीटे काट लीजिए और जैसा कैलकुलेशन होना हो कर लीजिए, जो भी फाइनल व्यंजक मिलेगा वही आपकी धारिता का व्यंजक हो जाएगा। स्टेप बड़े ही आसान हैं और बड़े अच्छे से इसे समझिए, क्योंकि मैं कई सारे संधारित्रों की अलग अलग धारिताएं आपको निकलवाऊंगा, फिर संधारित्रों का कॉम्बिनेशन भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं, इस आधार पर पहले वाले क्वेश्चन को सलूशन अपन लोग निकालते हैं। देखिए, सब लोग मिल के निकालें, क्योंकि अब आप भी थोड़ा बहुत करने लगे हो सके तो यहाँ पे आप पुश कर दो, और जितना समझ में आ रहा है तो आप करने की कोशिश करो। पर अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर से थोड़ा सा वीडियो प्ले करो आगे की ओर। आगे जाने पर मैं आपको चित्र का डिस्क्रिप्शन दूंगा, तब आप पुश करके चित्र बना के उसकी थ्योरी लिखो, प्लस अपने से कैलकुलेट स्टेप के आधार पर करने की कोशिश करो। बड़ा ही जल्दी आपका आंसर आएगा और बहुत ही अच्छा आपके अंदर फिजिक्स समझने और अच्छे से मतलब कर पाने का क्षमता डेवलप होनी शुरू हो जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो चित्र को देखिए ध्यान से। संधारित्र है तो दो प्लेटें होंगी, तो मैंने दो प्लेटें एक्स और वाई ले ली हैं लाल कलर से, देखिए। और इन दोनों को एक दूसरे से डी दूरी पर रख दिया है, स्मॉल डी दूरी पर, दिख रहा होगा आपको। और इन प्लेटों का क्षेत्रफल मैंने कैपिटल ए ले लिया। भाई दोनों प्लेटें समान आकार की मैंने ले रखी हैं, तो इन प्लेटों का क्षेत्रफल मैंने क्या ले लिया, कैपिटल ए। अब यक्स प्लेट को आवेश स्रोत से जोड़ दिया, जिसका कि आवेश क्या है, प्लस क्यू है। जबकि जानते हो कि आवेशित चालक के पास जब आप दूसरी पृथ्वीकृत प्लेट ले जाओगे तभी उसकी धारिता बढ़ेगी, तो इसलिए मैंने दूसरे प्लेट वाई को पृथ्वीकृत कर दिया है। आई बात समझ में? अब देखो, ये संधारित्र के सिद्धांत से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इतना क्यों किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो याद होगा आपको, मैंने गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में आपको बताया था कि समान आवेशित प्लेटों के मध्य भी निकलवाया था। आपको होमवर्क दिया था कि विपरीत आवेशित प्लेट होंगी तब भी आप निकालोगे। तो जो विपरीत आवेशित प्लेट के लिए आप लोग निकाले थे वो आया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। जहाँ सिग्मा क्या था आपका, प्लेट एक्स का पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो कि कितना होता है, कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। तो ये सारे मान रख के आप अब चाहो तो यहाँ पे पुश करके इसको थ्योरी लिखकर कैलकुलेट करो अपने आप। और जब कैलकुलेट कर लो, जितना भी आंसर आए, तो फिर आगे का वीडियो बढ़ा के आप उसको मिलाओ कि आपका सही था या गलत। विश्वास मानो, यहाँ से आप फिजिक्स बिल्कुल एकदम से अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी अगर ऐसा आप करते हो तो चलिए आगे अपन लोग करते हैं। फिर से शुरू से एक बार मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि मेरे पास दो प्लेटें हैं एक्स और वाई, जिनका क्षेत्रफल ए है और इनके मध्य की दूरी हमने स्मॉल डी रखी है। प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं, जबकि दूसरी प्लेट वाई को हमने पृथ्वीकृत कर दिया है, ठीक है। अब जब प्लेट एक्स को आप प्लस क्यू आवेश दोगे, आवेश स्रोत से जोड़ दोगे, तो इस पर आवेश आएगा और ये संपूर्ण आवेश प्लस क्यू आवेश इसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और जब ये आवेश फैल जाएगा तो इस प्लेट का आवेश घनत्व तो कितना होगा, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, जितना कि प्लेट का क्षेत्रफल था, ठीक है। अब यक्स प्लेट के कारण वाई प्लेट पर प्रेरण होगा, तो आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि हमने इसे पृथ्वीकृत अभी नहीं किया है, कल्पना करो। तो जब प्रेरण होगा तो सबसे पहले दूसरे लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि प्रेरण की घटना से जब भी कभी चार्ज प्रेरित होता है तो समीप वाली सतह पर समान परिमाण का विपरीत आवेश, जबकि दूर वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का समान आवेश प्रेरित हो जाता है। यानी कि आंतरिक सतह पर प्लस क्यू आवेश के बराबर ही माइनस क्यू आवेश प्रेरित होगा, जबकि दूर वाली सतह पर प्लस क्यू आवेश उतने ही परिणाम का प्रेरित होगा। अब आप इसे पृथ्वीकृत कर दो बाहरी सतह को, तो बाहरी सतह का संपूर्ण प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाएगा, आपके पृथ्वी में। तो आपके पास कितना बचेगा, यक्स की आंतरिक सतह पर प्लस क्यू आवेश और वाई की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश। अगर आपको याद होगा तो दोनों आवेशों का परिणाम समान था, तो इसलिए दोनों का आवेश घनत्व तो क्या होगा, एक बराबर ही होगा, है ना। चलिए, यही है चित्र का डिस्क्रिप्शन, समझने वाली बातें। अब आइए इसके आधार पर अपन थ्योरी लिखने चलें। तो हमने पहले लिखा, माना कि ए क्षेत्रफल की दो प्लेटें एक्स और वाई हैं, जिन्हें एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखा गया है। जब यक्स प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो यह प्लस क्यू आवेश यक्स की आंतरिक सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे यक्स प्लेट की सतह का पृष्ठीय आवेश घनत्व जो सिग्मा होगा वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। इसे हमने समीकरण फर्स्ट नाम दे दिया है। इसके आगे हमने क्या किया है, जब प्लेट एक्स के समीप दूसरी प्लेट हम वाई को लाते हैं तो वाई पर आवेश प्रेरित होगा, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, आंतरिक सतह पर ऋणावेश, बाहरी सतह पर धनावेश। और जब हम बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर दिए तो बाहरी सतह का संपूर्ण धनावेश कहाँ चला गया, आपके पृथ्वी में, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो सिस्टम बचा है कंडेंसर का, संधारित्र का, तो उसके यक्स प्लेट के आंतरिक सतह पर धनावेश और वाई प्लेट के आंतरिक सतह पर ऋणावेश। तो आपके आमने सामने दो प्लेटें हैं, एक पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश, यानी कि विजातीय आवेश है। तब इन दोनों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम किससे निकालेंगे, गॉस प्रमेय की सहायता से। तो वही लिखा गया है, तब यह संधारित्र की भांति व्यवहार करता है। तब गॉस प्रमेय के अनुसार दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
कैपिटल ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और समीकरण फर्स्ट से हमने सिग्मा का मान रख दिया तो क्या आ गया क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो हम ए एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं आगे हम इसे एप्सिलॉन नॉट ए कर देंगे, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, क्योंकि 2 गुणे 3 बराबर भी 6 होगा और 3 गुणे 2 बराबर भी 6, तो गुणे में आगे पीछे लिखा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, क्या मिल गई, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट या क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। अब पहला स्टेप तो आपका हो गया। पहला स्टेप क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सेकेंड स्टेप याद करिए क्या था, विभव ज्ञात करना। किससे, V बराबर ई इंटू डी से। तो हमने आगे यही ज्ञात किया है, V बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E गुणे दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d, और E का मान जो Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट था उसे उठा के हमने E की जगह पर रख दिया। तो V बराबर क्या आ गया आपका, क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपका अच्छे से। अब हम जानते हैं तीसरा स्टेप में अब हम जा रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या था, धारिता की परिभाषा से Q अपान V में V का मान प्लेस करना। तो हम जानते हैं कि धारिता की परिभाषा क्या होती है, धारिता की परिभाषा से क्या हो जाता है, C बराबर Q बटे V। अब V का मान उठा के आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से मान रखने पर C बराबर Q तो वही रहेगा और V का मान क्या आ जाएगा, Q के बटे में क्यू डी बटे एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और हर का हर कहाँ चला जाएगा, आपके अंश में। तो आपका फाइनल व्यंजक कितना आ गया, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D। यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। कितना आसान था। तो फिजिक्स के व्यंजक बड़े ही आसान होते हैं, बस आपको शुरुआत बहुत ढंग से करने की ज़रूरत होती है। जो कि 4-5 बच्चे लगातार जो मुझे आंसर भेज रहे हैं उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनकी फिजिक्स में पकड़ उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं दोनों प्लेटों के बीच पूरी तरह से परावैद्युत भर दूं तब क्या होगा। हालांकि ये जो व्यंजक हम निकाले हैं इसमें ही हम रख सकते हैं कि अगर दोनों प्लेटों के मध्य पूरी तरह से परावैद्युत भर दिया जाए तो अभी वायु था, तब क्या था, वायु का परावैद्युतांक हम रखे थे एप्सिलॉन नॉट। अब जो भी माध्यम रखेंगे उसका परावैद्युतांक बोल रहा हूँ, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट रखे थे। अब जो भी माध्यम रखेंगे उसकी विद्युतशीलता रख देंगे एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ K क्या है, जो माध्यम रखा गया उसका क्या है, परावैद्युतांक। तो आपका ये व्यंजक कैसा आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, मैं आगे आपको इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो जो चीज़ें आपके सामने दी गई हैं उनको आप बता दीजिए। सबसे पहला तो प्लेटों की क्षेत्रफल पर, जबकि C के क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल अंश में है, मतलब समानुपाती होगा, बाकी सब नियत कर दोगे तो अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ जाएगी, और प्लेटों का क्षेत्रफल घटाओगे तो धारिता क्या होगी, घट जाएगी। दूसरा किस चीज़ पर निर्भर करता है, प्लेटों के मध्य की दूरी पर दूरी जो d है वो क्या है, बटे में है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो यानी कि प्लेटों के मध्य की दूरी को आप बढ़ाओगे तो धारिता क्या होगी, घटेगी, और अगर दूरी को घटाओगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरा किस पर निर्भर किया, एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के मध्य क्या पदार्थ आप रखे हो, वायु रखे हो कि कोई परावैद्युत वाला पदार्थ रखे हो, तो उस पर भी निर्भर करता है। पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, समानुपात में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लेटों के मध्य अगर उच्च परावैद्युतांक का माध्यम रखोगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, अगर कम परावैद्युतांक का माध्यम रखोगे तो धारिता क्या होगी, घट जाएगी। तो धारिता इन 3 कारकों पर निर्भर करती है। मैं आगे इसको आपको लिखवाऊंगा, बताऊंगा वीडियो में, लेक्चर में, लेकिन अभी इसी संबंधित कुछ और व्यंजक मैं आपको करवाने वाला हूं, इसलिए मैं अभी न लिखवा के आगे बढ़ रहा हूं। तो अगर आपको ये दे दिया जाए क्वेश्चन होमवर्क के लिए कि अगर प्लेटों के मध्य आप परावैद्युत वाला माध्यम रख दोगे तो क्या उसका निकाल पाओगे, बिल्कुल आपको निकालना ही है। मैं आगे दिखाता हूँ, आपको शुरू से ही चेंजिंग करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे जब आप सिग्मा निकालने जाओगे तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट आप रख रहे हो, पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी,
के एप्सिलॉन नॉट। तो यहीं पर समीकरण फर्स्ट में ही आपको सिग्मा बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो जहाँ जहाँ आपको एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है वहाँ पे एप्सिलॉन यानी कि के एप्सिलॉन नॉट आप रखते जाओगे। तो पूरा जब आप डेरिवेशन करोगे तो लास्ट में जाके आपका क्या आ जाएगा, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क करना है। सवाल आपका ऐसा आएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य कैपिटल के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा गया हो। तो मैंने चित्र भी बना दिया है, पुश करके देख लीजिएगा। जैसे मैंने इसमें पीले कलर से पूरा भर दिया है तो आप ये नहीं कर पाओगे जल्दबाजी में। तो आपको क्या करना होगा कि जहाँ आपका परावैद्युत है वहाँ पे आप ऐसी ऐसी तिरछी तिरछी दोनों प्लेटों के मध्य लाइन बना के यहाँ पे बीच में आप के लिख दोगे, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अवैद्युतांक रखा गया है। बाकी चित्र में मैंने और डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, आप सभी मानोगे वही। प्लेट एक्स वाई मानोगे, इनका क्षेत्रफल ए मानोगे, इनके बीच की दूरी डी, फिर पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दोगे। तो मतलब पूरा चित्र आपका वैसा ही बनेगा, थ्योरी भी उसी तरह रहेगी। बस आप वहाँ पर बीच में एक लाइन ये बताओगे कि इन दोनों प्लेटों के मध्य कैपिटल के पर अवैद्युतांक वाला माध्यम रखा गया है, और फिर आप मुझे पूरी थ्योरी लिखकर डेराइवेशन करके मुझे भेजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं एक न्यूमेरिकल आपके लिए करवा रहा हूँ। संधारित्र से बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में भी कई बार पूछे गए हैं। और अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो तो उस कंपटीशन के लेवल के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 निश्चित होते हैं न्यूमेरिकल। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य की दूरी अगर हम आधी कर दें तो इसकी धारिता कितने गुनी हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब अगर समझने जाएं तो ये बोलता है कि पहले दूरी अगर डी थी और अब हमने दूरी इसकी आधी कर दी, यानी कि d/2 कर दी, तो अब इसकी धारिता कितनी गुनी हो जाएगी। तो आप इसके लिए थ्योरी लिख लीजिए कि माना कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा प्लेटों की मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, तब इसकी धारिता कितनी होगी। धारिता वाले अभी सूत्र से C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, समीकरण फर्स्ट, है ना। अभी हमने आधी नहीं की है, पहले वाले कंडीशन में धारिता ज्ञात कर ली है। अच्छा, प्लेटों के मध्य की दूरी जब आप आधी कर दोगे तब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी। तो अब मान लो इसकी धारिता C डैश हो जाती है, तो C डैश का मान आप कैसे रखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपान, अब D का मान आधा कर दियो तो d/2, हर का हर जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, अंश में। तो C डैश बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, समीकरण फर्स्ट व सेकंड का भाग दे दो। जब आप भाग देने जाओगे तो LHS में क्या हो जाएगा, C/C डैश, जबकि RHS में दोनों के मानों को आप रखोगे तो C का मान क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, जो कि अंश में रख दोगे, जबकि C डैश का मान क्या था, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, इसे आप हर में रख दोगे। अब देख ही रहे हो कि सारी चीज़ें कट जाएंगी, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो आपके पास शेष क्या बचेगा, C/C डैश बराबर 1/2। तिर्यक गुणा करिए तो C डैश में 1 का गुणा होगा तो C डैश रहा आएगा, जबकि 2 का गुणा C में हो जाएगा, तो C डैश बराबर 2C, यानी कि बाद वाला जो धारिता था C डैश वो पहली वाली धारिता C के कितना हो गया है, 2 गुने के बराबर। तो एज इट इज आपको अगर बोर्ड परीक्षा में आया तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। पर अगर मान लीजिए आप कंपटीशन लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पे आपकी टाइमिंग की कमी होती है, आपको भी मालूम है, तो अगर आप इस मेथड से करने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। तो आप डायरेक्ट इसके लिए एक फार्मूला निकालने का मेथड मैं बताता हूँ। केवल इसी भर सवाल को नहीं, पूरे की पूरे फिजिक्स में कोई भी सवाल आए तो आप इस मेथड से कर सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ना तो क्षेत्रफल बदला था ना तो उसके मध्य का माध्यम, प्लेटों के मध्य का, केवल मैंने प्लेटों के मध्य की दूरी चेंज की है। तो माध्यम भी वही रहेगा और क्षेत्रफल भी वही रहेगा, तो ये दोनों नियत रहेंगे, पहले के बराबर ही रहेंगे, तो ये नियत राशि हुई। जबकि दूरी चेंज होगी जो कि बाद में आधी हो रही, d/2 हो रही है। तो क्या होगा कि नियत राशियों को अगर हम हटाएं एप्सिलॉन नॉट और ए को, तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, C और 1/d। पर जब नियत राशियों को हटा दिया है तो बीच में बराबर की जगह पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, समानुपात। तो हम क्या कर सकते हैं, C समानुपाते 1/d, है ना। तो इस कंडीशन में C1/C2 बराबर D2/D1 होगा।
अगर यही समानुपात में होता, जैसे क्षेत्रफल को हम बदलते दूरी को ना बदलते, तो एप्सिलॉन नॉट और डी क्या हो जाती नियत, तो इनको हटाते जब तो सी समानुपाते ए हो जाता, तो C1/C2 बराबर A1/A2 होता। पर चूंकि व्युत्क्रमानुपात में है तो C1/C2 बराबर D2/D1 होगा। आई बात समझ में? अब आइए देखते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। पहले की धारिता C1 बराबर कितना है C, और दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी पहले वाले कंडीशन में D1 बराबर कितना है D। जबकि बाद की धारिता C2 बराबर हमने C डैश माना है, और प्लेटों के मध्य की दूरी बाद में कितना हो गया है D2 बराबर D/2। ये सारे मान जब हम वहाँ पे रखते हैं तो कितना मिलता है हमको, C/C डैश बराबर D/2/D। D से D कैंसिल आउट हो गया और अंश का हर में आ गया, तो कितना बचा 1/2। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा C में हो गया और 1 का गुणा C डैश में, तो C डैश बराबर 2C आ गया। समझ में आई बात? तो ये 2 मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी केवल आंसर बताना हो तो आप सेकंड मेथड को अपनाइए, पर अगर कॉपी में करने जाइए, परीक्षा में करने जाइए, बोर्ड एग्जाम में, तो आप फर्स्ट मेथड को अपना लीजिए। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके लिए भी मैं एक होमवर्क आपको छोटा सा दे रहा हूँ कि एक समांतर प्लेट की संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल अगर हम दुगना करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बार हम ए को चेंज कर रहे हैं, दुगना कर देने पर इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, तो आपको दोनों मेथड से मुझे लगा के भेजना है। ठीक है। एक छोटी चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा हूँ, एक्चुअल में जो संधारित्र बनते हैं तो संधारित्र के प्लेटों के मध्य की जो दूरी होती है बहुत ही कम एंगस्ट्रॉम की कोट की रखी जाती है, और इस कंडीशन में अगर 2 प्लेटें हम आपस में रखने की कोशिश करेंगे, लंबी प्लेटें काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल की, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से टच हो जाएंगी, और जब एक दूसरे से टच हो जाएंगी तो प्रेरण होगा नहीं, चालन होने लगेगा, तो सेम आवेश दूसरे प्लेट पर भी प्रेरित होगा, तो इस वजह से वो कंडेंसर आपका ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अक्सर जो कंडेंसर बनते हैं व्यवहारिक तौर पर, तो वो किससे बनते हैं, परावैद्युत वाले ही बनते हैं, और परावैद्युत रख देने से धारिता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अभी पहले मैं आपको समझा चुका हूँ C समानुपाते C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो K का मान समानुपात में है, जितना ज़्यादा परावैद्युत वाला माध्यम रखोगे उतना ज़्यादा धारिता बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं व्यापारिक तौर पर कि एक परावैद्युत की लंबी सी पट्टिका ले लेते हैं,